पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परिवार, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अपना दल से प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराऊंगा। श्री विक्रम सिंह पटेल जी हैं और विक्रम पटेल जी निजी सहायक रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के, जब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। हमारे साथ श्री बृजलाल लोधी जी हैं जो कल्याण सिंह जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, और बुंदेलखंड के अपना दल के संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं। इसके साथ श्री बीके सिंह जी हैं जो प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में। श्री जयपाल सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जिला के महासचिव रह चुके हैं, और राकेश टिकैत जी का जो भारतीय किसान यूनियन है उसके ब्लॉक अध्यक्ष हैं। श्री पीएस तोमर जी हैं, मुकेश कुमार झा जी हैं, आईपी सिंह जी हैं, प्रकाश पाल जी हैं, सुधीर पटेल जी बुंदेलखंड के प्रदेश के महासचिव हैं मिहिर सेना के, और इसके साथ साथ बृजलाल लोधी जी एक अपना संगठन भी चलाते हैं जिसके प्रांतीय प्रमुख हैं अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश। तो मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराई से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए और बुंदेलखंड के संगठन के प्रभारी रहते हुए अपना दल में बृजलाल जी ने और विक्रम पटेल जी ने लंबे समय तक अपना दल में रह के काम किया है, और उनके बाकी साथियों ने इनके आने से अभी जिला पंचायत के चुनावों में भी और संगठन के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 विषयों पर और बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा विक्रम जी से, उसके बाद बृजलाल जी से कि वो 2 शब्द आप लोगों के सामने कहें। विक्रम पटेल जी, माइक है? परम आदरणीय माननीय श्री संजय सिंह साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपने मुझे इस परिवार में शामिल होने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत और पूरे आम आदमी पार्टी परिवार को मेरी सबसे धन्यवाद। अपनी बात में केवल इतनी कहना चाहता हूं दोस्तों, वर्तमान में हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश का एक राजनीतिक हृदय होता है, जहां से देश की राजनीति का निर्धारण होता है, उस प्रदेश की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं स्वयं इस सरकार में केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक के रूप में काम कर चुका हूं। अंदर की अगर बात कही जाए तो सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। और हम जैसे युवाओं का जो एक दर्द है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं है। केवल जुमलेबाजी और धर्म के नाम पे लड़वाने का जो काम ये सरकार कर रही है, हम युवाओं की एक जिम्मेवारी है
जिसमें मुझे स्वयं में अनुभूति हुई कि मुझे खुद एक राजनीतिक कदम बढ़ाने के स्वरूप में एक ऐसी पार्टी में जाना चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुशासन के लिए जानी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, आज जन जन तक ये खबर है कि अगर कहीं काम हो रहा है, जन के हितकारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, जिनको धरातल पे भी उतारा जा रहा है, केवल योजनाएं बनाई नहीं जा रही, उतारा जा रहा है, तो वो केवल एक सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की आस लगाए बैठी हुई है कि काश हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी आए और हम उससे जुड़ना चाहें, और 2022 में या आगामी पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से हो सकता है अभी हमारा संगठन नहीं है पार्टी का, लेकिन वहाँ का जो वोटर है, वहाँ का जो मतदाता है, वहाँ की जो माताओं बहनों का दर्द है, वहाँ जो बेरोजगार युवा का दर्द है, वो जानता है कि इस दर्द को अगर कोई बांटने वाला है, इस दर्द का कोई दवा देने वाला है, तो वो एक ही पार्टी हो सकती है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। और किसी उम्मीद के साथ मैं आज इस परिवार में जुड़ा हूं, इसके लिए मुझे आप सभी का बहुत बहुत सहयोग, आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं ब्रिजलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम मीडिया के बंधुओं का आज मैं वंदन करता हूं और आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे आज आम आदमी पार्टी में, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज बन करके उभर रही है, उस पार्टी में जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जब से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का चाहे युवा हो चाहे किसान हो, लगातार इस चिंता में है कि आने वाले समय में हमारा क्या होगा। उत्तर प्रदेश का किसान लगातार प्रयासरत है कि इस सरकार से कैसे छुटकारा मिले। आदरणीय सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में एक अलग जगाई है कि दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाकर, और जो दिल्ली की हरियाली है उसे उत्तर प्रदेश में उसी तरह से लाएंगे जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल को खड़ा किया गया है। आने वाले समय में आज हम जो लोग विभिन्न दलों से आम आदमी पार्टी में जाकर के और इस संगठन को मजबूत करने का प्रयास करके आने वाले समय में 2022 में निश्चित रूप से ये स्थिति उत्तर प्रदेश में अवश्य पैदा करेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए आदरणीय संजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हाँ, बस यहीं आ जाओ, इधर आ इसके अतिरिक्त इस समय जो दिल्ली सरकार के साथ केंद्र की सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म करके एलजी का शासन लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पे 2018 में फैसला दिया कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, जनता के वोट से चुनी हुई एक सरकार, जिसका अगुवा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, एलजी नहीं होगा। उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान पीठ ने कहा, 3 विषयों को छोड़कर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, इन 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास होंगे। और जब से फैसला आया, आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए 9 दिन अपने कैबिनेट के साथ धरने पर बैठना पड़ा, एलजी के घर पर धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन जब से यह फैसला आया, काम करने में सुविधा हुई, विकास के तमाम कार्यों को गति मिली, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम हुआ। ऐसा काम हुआ कि केजरीवाल सरकार की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में होने लगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने तारीफ की, तमाम देशों के प्रख्यात लोगों ने तारीफ की दिल्ली मॉडल की, हमारे मोहल्ला क्लिनिक की, हमारे 200 यूनिट बिजली फ्री के मॉडल की, हमारे पानी फ्री के मॉडल की। अरे कौन सी सरकार है जो महिलाओं को बस की यात्रा फ्री देती है? और जब इस केजरीवाल मॉडल की पूरे देश में चर्चा होने लगी, हमारी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ने लगी, गुजरात जैसे राज्य में जब हम 27 सीटें जीत कर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से, गैर संवैधानिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग से देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक गैर संवैधानिक बिल देश की लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। और उस बिल में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सब कुछ एलजी होगा, कहा जा रहा है सरकार का मतलब एलजी, कहा जा रहा है चुनी हुई सरकार का मतलब नहीं, चुनाव का मतलब नहीं, जनता के वोट का मतलब नहीं। अगर इस तरीके से आप लोकतंत्र को चलाना चाहेंगे, इस तरीके से संविधान को चलाना चाहेंगे, तो कहां बचेगा हमारा संघीय ढांचा? क्या मतलब रह जाएगा चुनाव का? क्या मतलब रह जाएगा कि कोई एक सरकार दिन रात मेहनत करके जनता के हित में काम करती है? केंद्र की सरकार का मकसद होना चाहिए ऐसी सरकारों को प्रोत्साहन देना, लेकिन आप ऐसी सरकार का गला घोटने पे लगे हुए हैं, ऐसी सरकार के अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस बिल का विरोध करेगी। और कल जब हमारे साथी इसका विरोध कर रहे थे, तो आपने देखा होगा आदित्यनाथ के राज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। एक हमारे सिख कार्यकर्ता है, माइनॉरिटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतपाल सिंह सलोजा, उनकी पगड़ी पे लात मार के उनको गिरा दिया गया, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। महिला की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव, बर्बरतापूर्वक पीटा गया। छोटे बच्चों को लेकर जो प्रदर्शन में हमारी पार्टी के नेता शामिल थे, उनको मारा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। शाहबाज हमारा एक प्रदेश का उपाध्यक्ष है युवा का, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, वो बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती रहा।
आपने देखा होगा आज अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे खबर छपी है और फोटो छपी है, नीलम यादव का बाल खींचते हुए पुलिस अधिकारी की फोटो आई है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। हम लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, नारे नहीं लगा सकते। आप मारेंगे, पीटेंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे। एक हमारा कार्यकर्ता है नोमान, उसका पैर तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कल इसके विरोध में जंतर मंतर पर भी मुख्यमंत्री जी भी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आंदोलन हुआ और कार्यकर्ताओं को लाठियों का सामना करना पड़ा, मुकदमों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में 25 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा हो गया। इस तरीके से यूपी में बाबा जी का राज चल रहा है। कोई उनके सामने आवाज नहीं उठा सकता। नारे लगाना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जुर्म हो गया है। लेकिन मैं आदित्यनाथ जी आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, ये तस्वीरें, ये आपके पुलिसिया आतंक की तस्वीरें, ये जुल्म, ये जाति, ये लाठियां, ये मुकदमे, ये सब याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर आपको अपने वोट की ताकत से जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र के मालिक जनता है। लोकतंत्र लाठीशाही से नहीं चलता आदित्यनाथ जी, उसको लाठीशाही से चलाने की कोशिश मत कीजिए। लोकशाही जनता से चलती है, लाठीशाही से नहीं चलती। और एक कहावत है कि जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन का क्या मतलब होता है। किसान आंदोलन को कुचलो, छात्र आंदोलन को कुचलो, नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, पार्टियों के आंदोलन को कुचलो, उन पे मुकदमे लिखो। ऐसे अगर आप उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, जनता आपको वक्त आने पर जवाब देगी। जहां तक इस बिल का प्रश्न है, इस बिल पर दूसरे दलों के नेताओं से भी हम लोगों ने बातचीत की है और इसका विरोध राज्यसभा में भी होगा और लोकसभा में होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जैसा कि हमने जिक्र कर दिया कि दूसरे दलों के नेताओं की बातचीत हुई है, चिदंबरम हमने ट्वीट किया था, उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट करके आपके समर्थन में आए थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो बिल आएगा सरकार, बीजेपी सरकार के पास बहुमत है, तो पास होने के ज्यादा चांसेस है, तो आप कैसे विरोध करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बहुमत लोकतंत्र में अगर आपके पास है तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग ये था कि मुझे याद आता है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद जैसे पदों पर रह चुके लोग, इन सब ने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की वकालत की, पूर्ण राज्य देने की वकालत। और आज उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा कि जब आप एक चुनी हुई सरकार और प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार का गला घोटने पर उतारू हैं, उस सरकार के सारे अधिकारों को खत्म करने पर उतारू हैं। सारे दलों से हम लोगों ने बातचीत की है, वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर भी संविधान और लोकतंत्र को कुचलते हुए बिल पास किए गए किसानों के खिलाफ। इस बिल में सरकार क्या करती है वो हम देखेंगे। क्या विरोध के स्वर को स्वीकार करते हुए बिल वापस लेती है? क्या विरोध के स्वर को स्वीकार करते हुए बिल को रोकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अपमान से बचती है? क्या विपक्ष के विरोध को मानती है या नहीं मानती है? ये तो सदन में जब बिल बहस के लिए आएगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जितनी हम लोगों में ताकत और क्षमता है हम इसका विरोध करेंगे। तो सरकारी संपत्ति का तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा ही कर रहे हैं।
रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एफसीआई के गोदाम बेच रहे हैं। कुछ तो छोड़ा नहीं है। सरकारी संपत्ति का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आरक्षण की जो व्यवस्था है इस देश में, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यदि मेरी बात सुनने में हो सकता है कि लोगों को अभी न समझ आ रहा हो, लेकिन अगर सारी कंपनियों का, सारे सरकारी क्षेत्रों का आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और इस बार कोई सवर्ण और अवर्ण और पिछड़ा और दलित का ही सवाल नहीं है। याद रखना, एक सेक्शन और बन गया है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें सवर्ण भी आते हैं। इसलिए न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जब निजीकरण होगा तो एसटी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन और सवर्ण तबके के लिए बनाया गया ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो इस सरकार की मानसिकता और विचारधारा है, सब कुछ पूंजीपतियों को बेच दो, पूरा हिंदुस्तान बेच दो, उसके तहत ये सरकार काम कर रही है। इसलिए सरकारी संपत्ति पर कम से कम भाजपा को कुछ बोलने का अधिकार नहीं। मैंने देखा नहीं है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे ठीक नहीं। मैंने उनका कोई ट्वीट देखा नहीं है। और मैंने अपने कार्यकर्ता के पक्ष में, अगर आप हमारी एक महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष को मारेंगे, पीटेंगे, उसका बाल नोचेंगे और पुलिस का पुरुष अधिकारी, महिला पुलिस भी रहती हैं, अगर आपको लगता है कि उनको पिटवाना ही था, गिरफ्तार ही करवाना था, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि तानाशाही आपके आचरण में है। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी से बाल खिंचवाना, तो मैंने उस पर लिखा है। अब कोई इस पर क्या कहता है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बार बार आपको उसके बारे में देखिए, अभी तो पहले पूरी कोशिश होगी कि संसद में ये बिल रोका जाए, और ये अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के भी खिलाफ है। अगर सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे ही उतारू है तो उसके बारे में पार्टी फिर आगे की रणनीति बनाएगी, क्या करना है उसको। लेकिन अभी फिलहाल का प्रयास हमारा यही है कि हम लोग जो है वो कोशिश करके और इस बिल को राज्यसभा लोकसभा में रोकने का प्रयास करें। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और बाकी दलों के भी तमाम नेताओं ने इस अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक फैसले का विरोध दर्ज कराया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.